गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं और इसका वेटेज बहुत अधिक है। कहाँ पर इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो वो पोर्शन है एंजाइम का। बट इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। इनिशियल स्टेज का मीन्स हो जाएगा कि अगर हम लोग ये देखें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका कोई वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही चाहिए या पढ़ना ही पड़ेगा। तो बट इसमें जो मेन क्वेश्चन आने हैं वो एंजाइम वाले पोर्शन से आने हैं, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन जैसे पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड्स है या डाइसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब पोर्शन से आएगा। तो मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें अभी हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोग इसमें देखो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि वो सारे कार्बन कंपाउंड जो किस में पाए जाएंगे, किसी भी लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ही हो गया क्या कि ऑल कार्बन कंपाउंड दैट आर फाउंड इन या दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होगा वो सबके सब क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। बट इससे पहले आपके बुक में एक एनालिसिस दी गई है, हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर डेफिनेशन पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, जैसे हम लोगों ने टू टेक या टेकन, यहां पर क्या लिया, फ्रेश टिश्यूज लिया। फ्रेश टिश्यू का मतलब अगर फ्रेश नहीं समझ में आ रहा है या फ्रेश नहीं है तो लिविंग टिश्यू आप बोल सकते हैं। यहां से हम लोगों ने फ्रेश टिश्यू लिया या लिविंग टिश्यू को लिया। अब आखिर फ्रेश टिश्यू या लिविंग टिश्यू में कौन सा पार्ट होगा, जैसे हम लोग किसी भी वेजिटेबल को ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल है। दूसरा एंड पीस ऑफ लीवर, पीस ऑफ क्या हो जाएगा, लीवर के किसी एक पीस को ले लिया गया, फिर इसके बाद इसको हम लोगों ने ग्राइंडिंग करी। ग्राइंडिंग मतलब समझ रहे होंगे, इसको हम लोग ग्राइंडिंग बाई मोर्टार एंड पेस्टल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसको हिंदी में समझें तो इट मीन्स इसे हम लोग पीस दें, इसकी पिसाई कर दें। जब ये पीस देते हैं या इसको हम लोग क्रश कर देते हैं तो यहाँ से इसको फिर देखो यहीं पर इसको इसकी स्टेनिंग भी अगर हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, तो ये बनेगा थिक स्लरी। क्या बनेगा, थिक स्लरी का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, थिक स्लरी का मतलब पेस्ट बन जाता है। मीन्स आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं जैसे चटनी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो गया। तो अगर ये थिक स्लरी बना तो इसकी हम लोग एक स्टेनिंग करेंगे और देखो इसको ट्रीट करते हैं, इसका पूरा नाम है ट्राई क्लोरो। कितना क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये बनाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिड से ट्रीट करेंगे, ये थिक स्लरी बना लिया। थिक स्लरी को हम लोग स्टेनिंग कर देते हैं, स्ट्रेन करते हैं। अगर हम लोग इसमें एक स्ट्रेन करते हैं तो यहाँ से कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें बनती हैं, या हम लोग इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये चीज क्लॉथ होगा, अगर ऐसा लिखा है तो गुड है, नहीं तो कॉटन का क्लॉथ ले लेते हैं। चीज का क्लॉथ या कॉटन का क्लॉथ ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो कुछ चीजें बेटा यहां पर दिखेंगी और कुछ यहां पर दिखेंगी। जो इस जगह दिखती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट,
ध्यान से सुनते जाइएगा। इसको बोलते हैं रीटेंटेट, बट इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। इसे हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो हमें दो चीजें मिल गई, एक मिल गया क्या? रीटेंटेट, और दूसरा क्या मिल गया? फिल्ट्रेट। तो जो रीटेंटेट है या फिल्ट्रेट है, दोनों में एक डिफरेंस हम लोग करके देख लेते हैं। रीटेंटेट हो गया एंड दूसरा होगा फिल्ट्रेट। देखो ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, रीटेंटेट को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं थी, इसलिए तो ये क्या रह गया? बाहर रह गया। तो दूसरे वाले को, फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे आप? इसका नाम अपने आप समझ में आ रहा है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। इसका नाम हो गया एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक भाई, एसिड इनसॉल्युबल है या एसिड सॉल्युबल है, तो क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं ये देखा जाए। हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारा रीटेंटेट होता है, रीटेंटेट में यहां पर क्या होगा? यहां पर केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिल्ट्रेट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होंगे, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, राइट। मीन्स अब यहां पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल और इसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। देखो ध्यान से भाई, मैक्रो मीन्स क्या होता है? मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, और माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये आ जाएगा। तो रीटेंटेट एंड फिल्ट्रेट का एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, अगर हम लोग एग्जाम्पल को सेट करें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर ये पॉलीमर जैसा बनाएगा, पॉलीमर का मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड होगा इसका एग्जाम्पल, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, तीसरा हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, और चौथा आप बोलोगे कि सर लिपिड होगा। तो लिपिड को हम लोग रख सकते हैं, लिपिड को यहां पर क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं, बट लिपिड नॉट अ ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैं उसको अलग से समझाता हूं, आपको चीजें आ जानी चाहिए। फिर ये इसका पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड का मोनोमर क्या होगा? मोनोसेकेराइड हो जाएगा। यहां पर होगा ये मोनोसेकेराइड। प्रोटीन है तो क्या हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड है तो नाइट्रोजनस या नाइट्रोजनस बेसेस हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब फिल्ट्रेट के कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए रीटेंटेट एंड फिल्ट्रेट। बट ये तो एनालिसिस किया हम लोगों ने, ऑर्गेनिक एनालिसिस कर लिया। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। तो आइए बेटा देखते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यू। इसको आपको ध्यान से पढ़ना था,
अब हम लोग यहां से देखते हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यू। केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यू। किसी लिविंग टिश्यू का क्या देखेंगे? केमिकल एनालिसिस। अगर केमिकल एनालिसिस लेंगे तो भाई सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? लिविंग टिश्यू, कोई ना कोई एक तो लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। अब लिविंग टिश्यू होगा तो सबसे पहले इसे हम मेजर करते हैं। सबसे पहले इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब कि इसका फ्रेश वेट लेंगे। अगर हम लोगों ने यहां पर टेकन फ्रेश वेट, जैसे आपने बेटा क्या लिया, एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे लिविंग टिश्यू में मान लीजिए कोई वेजिटेबल ले लिया, तो वेजिटेबल को क्या किया? धुल लिया। धुलने के बाद उसे जैसे उखाड़ा, मान लीजिए कि आपने एक रेडिश लिया, तो रेडिश को क्या किया? सॉइल से उखाड़ा, फिर धुला। धुलने के बाद उसको क्या कर दिया? मेजर कर लिया उसका वेट। तो वो वेट कौन सा वेट होगा? उसका फ्रेश वेट होगा। धुलने के बाद उसका हम लोगों ने क्या ले लिया? फ्रेश वेट ले लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद उसका क्या ले लेंगे? ड्राई वेट ले लेंगे। ड्राई वेट के बाद इसको बर्न करने के लिए छोड़ेंगे। जब हम लोग उसको बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद क्या बचेगा? बर्न करने के बाद बचेगा प्लांट ऐश। प्लांट ऐश बचेगा। ऐश का मतलब क्या हो गया? राख। अब देखो, जब आप बर्न करते हो तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये क्या हो जाएगा? ये इवेपोरेट हो जाएगा या बर्न हो जाएगा। ये इवेपोरेट हो गया। बचा क्या हमारे पास? ऐश। तो ऐश में क्या क्या चीजें होंगी? ऐश में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये देखना है। तो इसमें पाया जाएगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे हम लोगों ने देखा कि ऐश में एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? अब एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स हम लोग समझ सकते हैं जो मोस्टली है, जो मेजर होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। भाई कैल्शियम अगर एनिमल सेल ले रहे हैं, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी ले रहे हैं, तो ह्यूमन को बर्न करने पर, ह्यूमन के बॉडी को, जैसे डेड बॉडी को क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। बर्न करने पर उसमें राख बचती है ना, तो मेजरली क्या होता है? कैल्शियम ही होता है। अगर हम किसी प्लांट को जलाएं, पत्ती को जलाएं, तो जब पत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब ये यहां पर एलिमेंट्स या एलिमेंट कंपाउंड भी पाए जाएंगे। भाई एलिमेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड हो गए? एलिमेंट कंपाउंड कहने का क्या मतलब है भैया? एलिमेंट कंपाउंड मतलब वो किसी न किसी चीज से बाइंड होगा। जैसे ऑक्सीजन से बाइंड होगा, हाइड्रोजन से बाइंड होगा, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने कहा कि सल्फेट है, ये सल्फेट हो गया। और क्या हो गया? फास्फेट हो गया। सल्फेट हो गया या फास्फेट हो गया। तो ये दोनों देखिए, जैसे सल्फर था और ये क्या था? फास्फोरस। ये दोनों कंपाउंड के फॉर्म में है, और ये दोनों आल्सो प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है? सल्फेट एंड फास्फेट। क्या बेटा सल्फेट फास्फेट ही केवल होगा एलिमेंटल? तो अगर हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करें, तो क्या हो सकता है? देखो भाई, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है,
ये चीजें वहां पर एलिमेंट के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये चीजें वहां पर क्या पाई जाएंगी, एलिमेंट के फॉर्म में पाई जाती हैं। बट बेटा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था वो था एलिमेंटल कंपाउंड जो कि सल्फेट एंड फास्फेट किस फॉर्म में पाया जाएगा, ये आल्सो प्रेजेंट इन अ एसिड सॉल्युबल पूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था एसिड सॉल्युबल पूल में, एक प्यारा सा वर्ड लिखा था कि बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, तो वो लिख रखा था मैंने। ठीक है, अब हम लोग ये किसकी एनालिसिस कर लिया, केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यूज। अब इसमें देखते हैं बायो मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स की एक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद इसमें देखा जाता है। बायो मॉलिक्यूल्स, ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि सभी कार्बन कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट कहां पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन अ लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब बायोमॉलिक्यूल्स को किस बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं केमिकल नेचर के बेसिस पर। तो बायोमॉलिक्यूल को अगर हम लोग केमिकल नेचर के बेसिस पर देखें, यहां पर दो कैटेगरी हो सकता है, एक तो क्या हो जाएंगे इनऑर्गेनिक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक हो जाएंगे या ऑर्गेनिक्स हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये पाए जाएंगे। अब ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा भाई, ऑर्गेनिक में वो चारों कंपोनेंट हो जाएंगे जो रिसोर्सेस, जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कौन कौन हो जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट या लिपिड हो गया, एंड विटामिन्स हो गई। ये सब किसके हो जाएंगे, ये सब बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी है। किस बेसिस पर मैंने डिफाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पर ये अपने वर्ड यूज किया। अब इसके बाद आता है कि अगर हम लोग इसको केमिकल नेचर के बाद इसमें इसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर अगर डिफाइन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अगला पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, बायो मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जब पहला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा होगा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। भाई मैक्रो एंड मैक्रो किस बेसिस पर डिफाइन किया गया, किस बेसिस पर डिफाइन किया गया, तो आप ये देखोगे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। अगर मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन्स है तो ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। ठीक, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 मोर देन 10,000 डाल्टन्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसकी यूनिट क्या हो सकती है भाई, तो ये होते हैं पॉलीमर्स।
तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट में ये अगर माइक्रो मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो ये मोनोमर्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, मोनोमर्स हो जाएंगे। अगर हम लोग यहां पर देखें तीसरा वर्ड सॉल्युबिलिटी इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड अगर हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इनसॉल्युबल होगा। भाई माइक्रो मॉलिक्यूल है ना, बड़ा मॉलिक्यूल है ना, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल फॉर्म में हो सकते हैं या सॉल्युबिलिटी हो सकती है। अब एग्जाम्पल भी हम सबको पता है, एग्जाम्पल हम लोग को भी पता है, क्या एग्जाम्पल होगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। बट इसमें यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के बाद हो जाएगा अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के बाद हो जाएगा फैटी एसिड, फैटी एसिड के बाद हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इतना तो क्लियर हो चुका ना। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम ये है कि हमें लिपिड को कहां रखना चाहिए, लिपिड को किस प्लेस पर या कौन सा प्लेस देना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, अब हम लोग लिपिड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो लिपिड को आप किस प्लेस पर रखना चाह रहे हैं। अब देखिए लिपिड की एक खास बात होती है कि लिपिड डू नॉट फॉर्म एनी पॉलीमर्स, लिपिड पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करता है। और बना किसका होता है भाई, बहुत बना होगा तो 3 फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड से ही बना होगा। उसकी मैक्सिमम क्षमता क्या है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड को, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि लिपिड पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट जब पॉलीमर नहीं बनाएगा, जब ये पॉलीमर नहीं बनाएगा तो क्या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा क्या, नहीं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। समस्या ये है कि 800 डाल्टन से कम है तो हमें इसको यहां रखना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग देखो इसका जो मॉलिक्यूलर, ये डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा लेस देन 800 डाल्टन्स होगा। भैया दो चीजें ऐसी बना रही हैं ये, जिसको हमें उठा करके कहां रखना चाहिए, इसको हमें रखना चाहिए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में रखना चाहिए। लेकिन आपकी किताब में लिखा है कि ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में रखा जाएगा। तो इसको किस बेसिस पर रखा गया है, इसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। ये देखिए ये इसमें इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इसलिए होता है, इनसॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि ये कोई भी लिपिड इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
तो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बनी होती है। अब जब हम सेल मेम्ब्रेन या लिपिड को तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल मेम्ब्रेन ले लिया हम लोगों ने, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फास्फोलिपिड की बनी है या लिपिड की बनी पाई जाती है, या इसमें लिपिड पाया जाएगा। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहां से स्मॉल वेसिकल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्मॉल वेसिकल्स बनाते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं, और ये मिल करके बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लार्ज वेसिकल्स बना लेते हैं, और जो कि फिल्टर नहीं हो पाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। मीन्स लिपिड, जैसे हमने क्या लिया, सेल मेम्ब्रेन लिया, सेल मेम्ब्रेन को क्रश कर दिया, जब सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक किया गया तो ये स्मॉल वेसिकल्स बना लेगा, या वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ये थोड़े से फिर से यूनाइट होंगे, बड़े हो जाएंगे। अब ये मत कह देना कि सर ये पॉलीमर बना लिया, नहीं, ये यूनाइट हुआ, फिर इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, बायोमॉलिक्यूल, इसको कहाँ पर रखेंगे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल में रखा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वाई लिपिड आर प्लेस्ड इन बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। तो आपका आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर रखा, जबकि मॉलिक्यूलर वेट का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है ना। यहां से हम लोगों ने ये पॉइंट को पॉइंट आउट कर लिया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं इसमें जो एलिमेंटल एनालिसिस है। अब बायोमॉलिक्यूल इसके किस बेसिस पर, बायोमॉलिक्यूल इसके सर्वाइवल के बेसिस पर, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर यहां पर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होंगे। यहां पर दो टाइप होने हैं, सर्वाइवल बेसिस पर दो टाइप होते हैं। एक हो जाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हैं वो क्या होते हैं, पहला पॉइंट है मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स का मतलब हो गया कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं या मेटाबॉलिज्म के समय बनते हैं। तो जो इन्वॉल्व होगा वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होगा, और जो बनेगा वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। और ये डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। अभी ये समझ में नहीं आया। देखिए भैया, इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन, प्राइमरी मेटाबोलाइट का जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिफाइबल होता है। इसका जो फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो फंक्शन होता है आइडेंटिफाइबल होगा। फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिफाइबल या आइडेंटिफाइड होगा। मतलब क्या ये काम करेगा ये एकदम क्लियर पता है, बट इसका जो फंक्शन होगा नॉट आइडेंटिफाइबल। नॉट आइडेंटिफाइबल का मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं होगा,
इसका फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर इसका फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं होगा तो अभी बहुत से चीज़ें बाकी हैं। आखिर ये बनता कहाँ पर है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता कौन है और बनाता कौन है? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा, फंजाई बनाएगा और प्लांट्स बनाएंगे, बट एनिमल्स नहीं बनाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स नहीं बनाएंगे। यहां पर क्या होगा? ऑलरेडी ये प्रेजेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन बेसिस है, ग्लूकोज है, ठीक, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो क्या ये कोई सिंथेसाइज करेगा? ऑलरेडी ये यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल के फॉर्म को देखें, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उसके एग्जाम्पल को देखें तो बता सकते हैं भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा जो मोनोमर्स होते हैं वो सब हो जाएंगे। मोनोमर्स में अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स हो गया, वो सब हो जाएंगे। बट यहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत अधिक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब जो हम लोगों के बुक में कुछ दिया गया था, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक टेबल क्रिएट किया गया है, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, और ये हर क्वेश्चन, हर साल कोई ना कोई इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए देखते हैं कौन सा वो टेबल का हिस्सा है। चलो पहला बेटा देखिए, टेबल में एक होता है एल्केलॉइड, दूसरा होता है टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड्स, और तीसरा होता है यहां पर पिगमेंट्स। थर्ड हो गया पिगमेंट्स, फोर्थ हो गया एसेंशियल आयल्स, और पांचवा या फिफ्थ पार्ट हो गया टॉक्सिक्स या टॉक्सिन हो जाएगा, और छठा पार्ट होगा ड्रग्स, और सातवां पार्ट होगा लैक्टिन्स, और आठवां पार्ट होगा पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो देखो भाई, ये 6 या 8 पॉइंट हैं, ये पर्टिकुलर एक टेबल है, टेबल में इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो पहले देखो एक छोटा सा एक न्यूमेरिक देख लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिक को देखते हैं, या एक कोड बना करके देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ATP, देखो ATP इसेंशियल टू DLP, DLP समझते हैं ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ATP का मतलब क्या? एनर्जी। अरे भाई DLP को पढ़ने के लिए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP के फॉर्म में होगी। अब यहां पर देखो, जो एल्कलाइड होते हैं वो कौन से होंगे? यहां पर एल्कलाइड कौन से होंगे? अब अगर एल्कलाइड की बात करें तो यहां पर हो जाएगा कोडीन एंड मार्फिन। ये नाम हम लोगों ने सुना है, कोडीन एंड मार्फिन। दूसरा है टर्पिनॉइड्स, यहां पर क्या होगा? ट्राइटर्पीन्स,
एंड डाई टर्पीन्स, ये सब हो जाएंगे। पिगमेंट्स में क्या हो जाएगा भाई? पिगमेंट्स का मतलब कलर वाले ना, तो यहां पर पिगमेंट्स हो जाएंगे कैरोटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स के साथ साथ क्या हो जाएगा? एंथोसायनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंथोसायनिन। देखो एंथोसायनिन जो पाया जाता है वैक्यूल में पाया जाता है, वैक्यूल में वाटर भरा होता है, इसका मतलब ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। एंथोसायनिन इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, और ये पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है क्या कि एंथोसायनिन पिगमेंट कहां पाया जाएगा? तो आप बताओगे जो एंथोसायनिन पिगमेंट है वो पाए जाएंगे, एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाएगा, वो भी कहां पाया जाएगा? वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में वाटर भरा होता है, उसको वाटर टैंक बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। जबकि कैरोटिनॉइड क्या होता है? कैरोटिनॉइड ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। क्लियर इतना? अब हमारे पास आता है एसेंशियल ऑयल्स। लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल हो जाएगा। रेसिन, चलिए देखिए टॉक्सिन, टॉक्सिन में क्या हो जाएगा? यहां पर एक एग्जांपल होगा एब्रिन एंड रिसिन, एब्रिन एंड रिसिन। ड्रग्स में बताएं भाई कौन सा ड्रग्स हो सकता है? यहां पर हो सकता है विन ब्लास्टिन, क्योंकि एंटी कैंसरस ड्रग होता है। विन ब्लास्टिन या विन क्रिस्टिन ये दोनों एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं। और एंटी कैंसरस ड्रग्स ये पाई कहां जाती हैं? ये पाए जाते हैं सदाबहार के प्लांट में। कहां पर? सदाबहार के प्लांट में, उसके लीफ में ये पाया जाएगा। एंड क्यूकरमिन, ये क्या होता है भाई? ये टर्मरिक्स में पाए जाते हैं, हल्दी में पाया जाता है। एंटी टॉक्सिक्स होते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा बिहेव करते हैं। लैक्टिन्स क्या होता है भाई? कनकैनावेलिन, कनकैनावेलिन ये क्या होते हैं? लैक्टिन्स होते हैं। अब देखो यहां पर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? जैसे यहां पर हो सकता है गम्स, रबर हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। तो कैसे टेबल याद रहेगा? तो सबसे पहले आप याद रख लो एटीपी एसेंशियल टू डीएलपी, तो ये पूरा याद हो जाएगा। अब यहां पर जैसे एटीपी में है, यहां पर देखो एल्कलाइड है, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं एल्का, अल्का, एल, एल्का.com। या यहां पर देखो टॉक्सिन वाला पार्ट है, टॉक्सिन में क्या याद हो जाएगा? राइट, चूहे मारने वाली दवा, देखो RAT, टॉक्सिन। ये यहां पर ऐसे समझ सकते हो विन डीजल कार, विन डीजल कार मीन्स ये ऐसे आप इसको लर्न रखोगे। और ये टेबल अगर आपको याद हो गया, अगर ये टेबल याद हो गया, इट मीन्स एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब तो ये हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट कर लिया। अब कुछ जो एलिमेंट्स थे, जो एलिमेंट्स ह्यूमन के बॉडी में थे, उनके क्या सीक्वेंस है और वो
एवरेज सेल्स, किसी सेल में क्या चीजें पाई जाती हैं उसको हम लोग एक समरी बनाते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में एक जो हम लोग सीक्वेंस को देख लें, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके सीक्वेंस को हमें देखना है। तो सीक्वेंस में पहला आ जाता है या फर्स्ट पॉइंट आता है, देखिए सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा। अगर एलिमेंट की आप बात करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन। ये तो 3 एलिमेंटल फॉर्म में हुए। अगर हम लोग इसको यहां पर कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर क्या होगा, सल्फर होगा। तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पाया जाने वाला एलिमेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा ह्यूमन के बॉडी में। क्लियर है ये? इसके बाद कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। अगर इसे हम एलिमेंट के फॉर्म में देखें, मेटल के फॉर्म में देखें, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये देखें, कैटायंस प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन से कैटायन होंगे जो ज्यादा होते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, देन क्या होगा, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पनक। क्या बोलेंगे, यहां पर देखो पनक। पनक का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, इसका सीक्वेंस। एक क्वेश्चन इसके सीक्वेंस का बना दिया हम लोगों ने। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मोस्ट एबंडेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन से एलिमेंट्स कैटायन या एनायन प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैटायन होगा वो होगा सोडियम आयन, और जो एनायन होगा वो हो जाएगा क्लोराइड आयन। ये आपको रटे होने चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मोस्ट एबंडेंट एनायन प्रेजेंट इन ICF। ICF का मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आंसर होना चाहिए क्या, फास्फेट। ये पाया जाता है एलॉन्ग विथ प्रोटीन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें याद ही रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनाते ही रहते हैं। अब हम लोग यहां से देखें, अगर किसी भी ह्यूमन सेल का एवरेज कंपोजिशन देखें, एवरेज कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन सेल्स, तो ऐसी कंडीशन को क्या करेंगे, तो यहां पर देखते हैं एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। कंपोजिशन ऑफ सेल्स में क्या क्या बातें हैं भाई, कंपोजिशन ऑफ सेल्स में क्या क्या बातें हैं, तो आइए देखते हैं। यहां पर आपको याद ये रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा। तो ये भी एनसीईआरटी का आप एक टेबल है आपके बुक का, हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, वाइट पेंटेड कार
न्यू कार लाई, वाइट पेंटेड न्यू कार लाई। तो वाइट पेंटेड का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या होगा, वाइट का मतलब ये हो जाएगा वाटर से रिलेटेड है। वाटर 70 to 90% बेटा वाटर पाया ही जाता है ह्यूमन के किसी भी सेल में। पेंटेड, पेंटेड का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन पाया जाएगा। कितना परसेंट होगा, 10 से 15% के आसपास टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी का होगा या एक कंपोजिशन सेल का होगा। यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड कितना हो जाएगा भाई, 5 to 7% के आसपास हो जाएगा। और कार, कार का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये लगभग कितना परसेंट होगा, 3% होगा। इसके बाद एल वर्ड आ रहा है, एल का मतलब क्या होता है, लिपिड। तो जो लिपिड्स होते हैं लगभग 2% बनाते हैं, आयंस हो जाएंगे या इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा कितना परसेंट, 1%। तो टोटल कंपोजिशन हम लोग किसी भी सेल का टोटल कंपोजिशन हम लोगों ने देख लिया। तो ये एनसीईआरटी का टेबल है, इनको आपको लर्न रखना है, वाइट पेंटेड न्यू कार लाई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है या आयंस है, राइट। तो इसका पूरा का पूरा कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ डाला, किसी भी सेल का कंपोजिशन पढ़ डाला। अभी हम लोगों को, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास वाले में पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास वाले पार्ट में देखते हैं इसके अदर कंपोनेंट्स लाइक द क्या, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।